नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारतेंदु युग की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में और भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग का नामकरण और उसका सीमांकन। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में एक भारतेंदु युग के बाद एक नवीन मोड़ आया। साहित्यकारों का चिंतन व्यष्टि से समष्टि और व्यक्तिक से सामाजिक, जड़ता से चेतनता, श्रृंगार से देशभक्ति की ओर अग्रसर हुआ। तो भारतेंदु युग के कवियों में भावबोध आधुनिकता से प्रभावित होते हुए भी रीतिकालीन परंपरा से हमेशा मुक्त रहे थे। और भारतेंदु युग में साहित्य जगत या साहित्यगत जो विषय हैं उनमें नवीनता आने पर भी अभिव्यक्ति के माध्यम को पूर्ण नहीं समझा जाने लगा। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना के साथ साथ राज्य भक्ति भी उसमें कहीं न कहीं थी, लेकिन वो क्यों थी? क्योंकि अंग्रेजी सरकार के प्रति आस्था उत्पन्न होती जा रही थी। उनकी सुधारों के द्वारा वह भारत के लोगों का कल्याण करने लग रहे थे, लेकिन वास्तव में विदेशी सरकार सुधार और भारतवासियों के लिए नहीं कर रही थी, वो अपने हित के लिए कर रही थी। उन्होंने सड़क, रेल, डाक, तार आदि संबंधी जो सुधार किए वो भारतीयों से अधिक उनके अपने स्वयं के लिए थे, स्वहित के लिए थे। फिर भी भारतीय जो साहित्यकार हैं उनकी चाटुकारिता में अपना समर्थ समय व्यतीत कर रहे थे। आवेदन निवेदन और प्रशंसा से उनकी नीति में कुटिलता में वृद्धि हो रही थी और उनके अत्याचारों में कमी नहीं आ रही थी। तो 20वीं शताब्दी में जब राजनीतिक परिवर्तन आया, उसमें सन 1885 में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के जनता के हित के लिए ठोस सुझाव देना था, किंतु वे अंग्रेजी सरकार को सुदृढ़ता प्रदान करने में लगे रहे। तो सुधार का आश्वासन अंग्रेजी सरकार देती रही, लेकिन उसको कार्य रूप में उन्होंने नहीं बदला। तो जो महारानी विक्टोरिया थी, भारत की जनता उनके जयकारे लगा रही थी। भारत के इतिहास में अंग्रेजों का शासन जो था वो दमनपूर्वक और कूटनीतिपूर्ण था, और सन 1958 में महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र की उन्होंने जो घोषणा की थी, उसमें कार्य में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। जनता की अंग्रेजी सरकार के प्रति लगी जो बड़ी बड़ी आशाएं थी वो अधूरी रह गई। जनता को दमन की नीति से, निर्दयता से कुचला गया, जिससे क्या हुआ? जनता में असंतोष की भावना भड़कने लगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रचार द्वितीय उत्थान का नाम दिया। तो जिसमें गद्य विधा का विवेचन किया और उन्होंने लिखा कि इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, और गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा है इसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान रहा। तो द्विवेदी युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान नाम दिया, क्योंकि आदिकाल का उन्होंने प्रकरण और उत्थान अंतर विभाजन के आधार पर किया। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल के साथ ही वह जागरण सुधार काल नाम देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने द्विवेदी युग नाम इस काल को दिया। उनकी जो मंशा थी और जो उनकी अभिव्यक्ति है उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के अध्याय 11 के शीर्षक में द्विवेदी युग के नीचे ब्रैकेट में उन्होंने जागरण सुधार काल भी लिखा है। जो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें अध्याय 11 के जो शीर्षक है उसमें उन्होंने ये नाम दिया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कालखंड का सर्वमान्य नाम द्विवेदी युग रहा। अब है उसका सीमांकन।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग की जो काल सीमा है उसको उन्होंने 1900 से अब तक का समय माना और डॉक्टर नगेंद्र ने इसी कालखंड का जो प्रारंभ है सरस्वती पत्रिका के संपादन काल से माना। तो जनता की रुचि और आकांक्षाओं के पारखी और साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रादुर्भाव के परिणाम स्वरूप सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। और इसकी जो समय सीमा है वो 18 वर्ष मानते हुए सन 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की सीमा स्वीकार की गई। श्री लालचंद गुप्त उन्होंने भी द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 स्वीकार की। तो ये जो प्रवृत्ति है लगभग 20 वर्षों तक चलती रही, इसलिए 1900 से 1920 तक मानना उचित रहेगा। तो इस युग की मुख्य प्रवृत्तियों में राष्ट्रीयता, मानवता, नीति एवं आदर्श, हास्य व्यंग्य काव्य, प्रकृति चित्रण और काव्य में खड़ी बोली की प्रधानता प्रमुख है। तो इस प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में भारतेंदु युग के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसलिए भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जिस नवीन युग का आरंभ हुआ या आविर्भाव हुआ उसे द्विवेदी युग कहा गया। तो इस युग में श्रीधर पाठक ने सबसे पहले श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में काव्य रचना करते हुए प्रकृति को किस रूप में प्रकट किया? आलंबन रूप। प्रकृति का कौन सा रूप उन्होंने रचनाबद्ध किया? आलंबन रूप। इसका उन्होंने आग्रह भी किया। तो छंद संबंधी नए नए प्रयोग और कविताओं के रहस्य संकेत के रूप में इन्होंने दिए। और पाठक जी की जो कविता है अपने युग में आगे थी। उसके बाद उन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने आदर्श चरित्रों की सृष्टि की और उन्हें अलौकिकता के आकाश से उतारकर मानवीयता की भूमि पर खड़ा किया। तो व्याकरण सम्मत और स्वाभाविक भाषा के प्रयोग में जितनी महारत मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त थी उतनी उस काल के किसी अन्य कवि को नहीं थी। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी, इन्होंने कल्पनाओं के आधार पर कथानकों के माध्यम से देश प्रेम की भावना जगाई। उनकी रचना पथिक और मिलन काव्य कृतियां स्वतंत्रता प्राप्ति और हिंसात्मक क्रांति की कहानियां हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले महाकाव्य की रचना करने वाले में नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का, जिन्होंने रीतिकालीन नायिका के स्थान पर पति, परिवार, लोक और विश्व सेविका की प्रतिष्ठा करने में योगदान दिया। तो इस युग के हिंदी काव्य की जो उल्लेखनीय प्रवृत्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले है देशभक्ति। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, इनके काव्य में देशभक्ति का जो स्वर सुनाई पड़ा था द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य में उसका और उत्तरोत्तर विकास होता गया और उसका चरमोत्कर्ष मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती उसमें दिखाई देता है। तो द्विवेदी युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से थोड़ी भिन्न थी और अधिक स्पष्ट उसको हम कह सकते हैं।
भारतेंदु युग के काव्य में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी का स्वर भी सुनाई पड़ता है, लेकिन द्विवेदी युगीन जो शुद्ध राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना है वो उसी में ही अनुप्राणित है। तो उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावना और भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करना और क्रांति का स्वर की ओर उन्हें अग्रसर करना सुनाई देता है। और कवि शंकर की जो बलिदान गान शीर्षक कविता है उसमें उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है, जैसे देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो सामान्य जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए भारत के गौरवपूर्ण अतीत को और भारत की जो प्राकृतिक छटा है उसकी सामान्य जनता को अवगत कराना, जैसे भारत भारती में भी गुप्त जी ने लिखा है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो कवि साहित्यकार इस प्रकार की रचना के माध्यम से सामान्य जनता को प्रेरित करते थे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। समाज में जो अंधविश्वास फैले थे, कुरीतियां, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी जो विकार थे उनको प्रस्तुत करके कवियों ने भारतीय जनमानस को उसकी कमियों से अलग कराते हुए संगठित होकर के देश की उन्नति के लिए प्रेरित किया। और राम नरेश त्रिपाठी ने भी अपनी जो कविता है जन्मभूमि भारत, उसमें देशवासियों को देश की उन्नति में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। जैसे उठो त्याग द्वेष एक ही सबके मत हो, शिव ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्नत हो, सुख सुधार संपत्ति शांति भारत में भर दे, अपना जीवन इसे सहर्ष समर्पित कर दे। इस प्रकार जो दूसरी विशेषता है उसमें नैतिकता की प्रधानता है। भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं में नए नए विषयों को शामिल किया, फिर भी वे रीतिकालीन जो श्रृंगारी भावना है उसका परित्याग नहीं कर पाए। तो द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रीतिकालीन श्रृंगारिता का स्पष्ट विरोध किया गया। कविता के भीतर आदर्श और नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। मात्र मनोरंजन की भावना से दूर हट करके कविता में एक उपदेशात्मकता का समावेश हुआ। गुप्त जी ने भी लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें रचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सत्काव्यगत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। कविता के माध्यम से मनुष्य के हृदय में स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव, उच्च आदर्शों की स्थापना का प्रयास इनके द्वारा किया गया। और कुसंग के संबंध में भी रामचरित्र जो उपाध्याय है उन्होंने कुछ पंक्तियां इस प्रकार लिखी है कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पेय में पानी रहता है वही खूब औटा जाता है। तो इस प्रकार अगली जो विशेषता है वो मानवतावादी दृष्टिकोण है। आधुनिक काल से पूर्व भारतीय जो समाज है उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय इनके आधार पर भेदभाव की अनेक दीवारें खड़ी हो गई थी। पुरुषों द्वारा स्त्रियों का शोषण किया जाता था। आधुनिक काल में बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव से मानव मात्र की समानता का भाव विकसित हुआ। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार देने की बात सोची जाने लगी। धीरे धीरे परंपरागत धर्म का स्थान मानवता ने ले लिया। द्विवेदी युगीन कवियों ने धर्म के इस स्वरूप को अच्छी तरह से पहचाना और मानव के प्रति प्रेम और दीन दुखियों की सेवा को सच्चा धर्म बताया। जैसे जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। तो ये गोपाल शरण सिंह की पंक्तियां हैं।
और मुकुटधर पांडे की पंक्तियां हम देखते हैं। खोज में हुआ वथा हैरान, यहाँ ही था तू हे भगवान। दीनहीन के अश्रु नीर में, पतितों के परिताप पीर में, सरल स्वभाव कृषक के हल में, श्रम सीकर से सिंचित घन में तेरा मिला प्रमाण। उसी प्रकार जो साकेत रचना है उसमें मैथिली शरण गुप्त ने राम और कृष्ण को अवतारी सिद्ध करते हुए उन्हें मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाले आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने कल्पना की और प्रस्तुत किया। और उन्होंने साकेत में भगवान राम के मुंह से ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहला दिया कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो नारी को समाज में उचित प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पाठकों का ध्यान ऐसे पात्रों की ओर आकृष्ट किया जिनको प्राचीन काल और मध्यकालीन जो भारतीय महाकाव्य है उनमें किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया। तो मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए और साकेत के माध्यम से गुप्त जी ने जो उपेक्षित उर्मिला है उसकी मर्म व्यवस्था का चित्रांकन किया। और हरियोत जी ने जो प्रिय प्रवास उनकी रचना है उसमें राधा को लोक सेविका के रूप में लोगों के सम्मुख रखा और अपने प्रसिद्ध रीति ग्रंथ रस कलश में परंपरागत जो नायिका भेद है उससे दूर हट करके पति, प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नायिकाओं की नई कोटियां निर्धारित की। उसी प्रकार प्रकृति चित्रण, उसमें प्रकृति का आलंबन रूप दिखाई देता है द्विवेदी युग में। तो भारतेंदु युग के कवियों की दृष्टि जो थी वो प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर गई थी, किंतु वे अपने को परंपरागत रीतिकालीन प्रकृति चित्रण से मुक्त नहीं रख पाए। और भारतेंदु ने भी जो अपनी रचना है चंद्रावली और सत्य हरिश्चंद्र में यमुना और गंगा की प्राकृतिक सुषमा का स्वतंत्र वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन अलंकार प्रियता के कारण उसका जो नैसर्गिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो दब करके रह गया। उसके उपरांत द्वितीय युग था, द्विवेदी युगीन जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति को और पास से देखा और उसे पूर्ण रूप से आलंबन रूप में स्वीकार किया। श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगमोहन सिंह और रामचंद्र शुक्ल, इनकी कविताओं में प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के चित्र दिखाई देते हैं। जैसे जो रामचंद्र शुक्ल की ग्राम सौंदर्य से संबंधित जो कविता है उसमें उन्होंने लिखा है कि गया उसी देवल के पास है ग्राम पथ, श्वेत धारियों में कई घास को विभक्त कर, थुहरों से सटे हुए पेड़ और झाड़ हरे, गोरज से धूमिल जो खड़े हैं किनारों पर। और राम नरेश त्रिपाठी ने भी अपने जो खंड काव्य है उसमें प्रकृति के मनमोहक चित्र या मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। जो स्वप्न नामक उनका जो खंड काव्य है उसमें उन्होंने वेगवती जो पहाड़ी नदी है उसका चित्रण किया है। जैसे पर्वत शिखरों पर हिम गलकर जल बनकर नालों में आकर, छोटे बड़े चिकने अगणित शिला समूहों से टकरा कर गिरता उठता फेन बहाता अधिक कोलाहल हर हर, वीरवाहिनी की गति से कहता रहता निस्वासर। उसके बाद सबसे प्रमुख या प्रधान जो विशेषता है वो है खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, क्योंकि इससे पहले द्विवेदी युग से पहले जो काव्य गद्य और पद्य दोनों में रचा जाता था, लेकिन उसकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। और द्विवेदी जी ने साहित्यकारों को खड़ी बोली में रचना करने के लिए प्रेरित किया, या हम कह सकते हैं कि दबाव भी बनाया। तो द्विवेदी युग में गद्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने के साथ साथ पद्य के क्षेत्र में भी खड़ी बोली की व्यापक प्रतिष्ठा उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से उनके समय में खड़ी बोली की प्रतिनिष्ठित स्वरूप की स्थापना हुई और जो पहले से परिपाटी चली आ रही थी व्याकरणिक जो असमानताएं थी उसमें उसको बंद किया गया या समाप्त किया गया। तो द्विवेदी जी ने अपने कविताओं में संस्कृतनिष्ठ समास प्रधान जो तत्सम शब्दावली थी उसका प्रयोग किया और दूसरों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
तो द्विवेदी जी की जो कविता है उसमें खड़ी बोली के दो रूप स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। एक उसका वह स्वरूप जिसमें बोलचाल के सीधे सरल शब्दों का प्रयोग हुआ, और दूसरा उसका वह रूप जिसमें संस्कृतनिष्ठ समास प्रधान शब्दावली देखने को मिलती है, जिसे हम तत्सम शब्दावली कह सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने अपनी कविताओं में भाषा के इन दोनों रूपों के उदाहरण प्रस्तुत किए। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है उसकी कुछ पंक्तियां हम देखते हैं। यदि कोई पीड़ित होता है उसे देख सब घर रोता है, देश दशा पर प्यारे भाई आई कितनी बार रुलाई, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचिवर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक आनंद विधायिनी महा कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। और उसी प्रकार हरिओद ने भी लिखा है कि रूपोध्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबाना त्वनगी तनहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली। तो द्विवेदी की जो कविता है उसमें समग्र रूप से काव्य चेतना दिखाई देती है, और खड़ी बोली के आधार पर उन्होंने मात्र मनोरंजन के लिए ही नहीं लेकिन उपदेशात्मक भी उन्होंने काव्य जनता को उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा द्विवेदी युग का नामकरण और उसका सीमांकन।